हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 के साइंस में हमने चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन ये हमने लास्ट में स्टार्ट किया था, है ना। ठीक है, ये ग्रेविटेशन वाला टॉपिक हमने थोड़ा बहुत आगे जो इंट्रोडक्शन दिया है कि ऑब्जेक्ट की मोशन हम कैसे चेंज करते हैं, तो बाय अप्लाइंग फोर्स, तो वो इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा देखा था। फिर हमने टॉपिक 1 स्टार्ट किया था ग्रेविटेशन, ठीक है, पर वो हमारा आधा बीच में छूट गया था। ठीक है, तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ग्रेविटेशन हम पहले से फिर से समझना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो हमारा बीच में थोड़ा छूट गया था। ठीक है, तो पहले से आज वो समझना स्टार्ट हम करते हैं। देखो, ग्रेविटेशन, वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ। मून है वो अर्थ के अराउंड रिवोल्यूशन करता है। An object when thrown upwards reaches a certain height and then falls downwards. ये देखा था हमने, ठीक है, कि कोई पत्थर सपोज कि हमारे पास एक स्टोन है, ठीक है, आप उसे अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करो तो एक हाइट तक वो ऊपर जाएगा, फिर वो क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो वो थोड़ी बहुत हाइट तक ऊपर जाता है, फिर वो क्या होता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एन एप्पल फेल ऑन हिम। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि न्यूटन है वो एप्पल के ट्री के नीचे बैठा था तो उसके ऊपर एक एप्पल गिरा। ठीक है, द फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग। तो ये एप्पल जो ऊपर से नीचे गिरा उसके ऊपर से न्यूटन ने सोचना शुरू किया कि ये एप्पल जो गिरा वो नीचे ही क्यों आया, हवा में और कोई डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया, इस तरफ क्यों नहीं गया, उस तरफ क्यों नहीं गया, इस तरफ क्यों नहीं गया, इस तरफ क्यों नहीं गया। ठीक है, और कोई भी डायरेक्शन में वो क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों पड़ा। ठीक है, तो उसके ऊपर से न्यूटन ने क्या किया, सोचना स्टार्ट किया। ठीक है, नाउ इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट, ही थॉट दैट if the earth can attract an apple, can it not attract the moon? ठीक है, अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया इसलिए एप्पल नीचे गिरा अर्थ पर। ठीक है, तो अगर अर्थ है वो एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है तो क्या वो मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, ऐसा उसने सोचा। ठीक है, बहुत सोचा उसने। फिर इज द फोर्स द सेम इन बोथ केसेस, दोनों चीजों में सेम फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, जिस फोर्स की वजह से एप्पल नीचे गिरा क्या वही फोर्स मून पर लगाती है अर्थ। दोनों केसेस में, एप्पल के और मून के केसेस में, दोनों केसेस में क्या सेम फोर्स अप्लाई होता है। नाउ ही कंसिडर्ड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस। उसने बहुत सोचा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे कैलकुलेशन किए, फिर उसने ऐसा दिया, हमें एक कंक्लूजन दिया कि हाँ, दोनों केसेस में सेम टाइप ऑफ फोर्स होता है। जिस फोर्स की वजह से एप्पल नीचे गिरता है वही फोर्स मून पर भी अर्थ लगाती है। ठीक है, he argued that at each point of its orbit the moon falls towards the earth instead of going off in a straight line. ठीक है, देखो हमने ये पिक्चर ड्रॉ किया था थोड़ा सा, ये है अर्थ, ये है मून। ठीक है, ये है अर्थ और ये है मून। ये अर्थ के अराउंड मून रिवोल्यूशन करता है, तो ये मैंने जो डॉटेड लाइन से सर्कल बनाया है वो मून की ऑर्बिट दिखा रहा है। ठीक है, न्यूटन ने क्या बोला कि अपनी ऑर्बिट के हर एक पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट, एट ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पर अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट करती है। ऑर्बिट के हर एक पॉइंट पर अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट करती है। हर एक पॉइंट, इसके ऊपर क्या आप हर एक पॉइंट लेते जाओ, ऐसे तो कितने सारे अनकाउंटेबल इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पर अर्थ है वो मून को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। इसीलिए देखो यहाँ से अट्रैक्ट
होता, वरना तो मून मोशन करते करते स्ट्रेट लाइन में कहाँ तक चला जाएगा ना। ठीक है, अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट करती है, इसीलिए मून यहाँ से दूर नहीं जा सकता, मून यहाँ से दूर नहीं जा सकता, वो अपनी ऑर्बिट में ही रिवॉल्यूशन करता है। अगर अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट ना करती होती तो मून स्ट्रेट लाइन में कहीं भी मोशन करता होगा ना, अर्थ के आसपास क्यों रहेगा, वो तो चला जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन में मोशन करके चला जाएगा। वो ये सर्कुलर मोशन क्यों करता है, मून है ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है ना। ठीक है, तो अगर ये हर एक ऑर्बिट पर अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट ना करती तो ये सर्कुलर मोशन ना करता, अर्थ के ऊपर, अर्थ से सेम डिस्टेंस पर हर एक बार वो ना होता, क्या होता, स्ट्रेट लाइन में मोशन करके अब तो वो अर्थ से कितना दूर चला गया होता, करता ना ऐसे मोशन। ठीक है, तो इसीलिए वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है, क्योंकि अर्थ है वो उसे अट्रैक्ट करती है और उस डिस्टेंस से वो दूर उसे जाने नहीं देगी। क्लियर? ठीक है, इसीलिए अब ये मून रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ही क्यों करता है, सर्कुलर मोशन ही क्यों करता है, उसका रीजन भी इसी टॉपिक में आगे आएगा। ठीक है, नाउ वी आर्ग्यू दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन। हर एक पॉइंट पर अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट करती है, इसलिए वो अपनी जगह पे रहता है, स्ट्रेट लाइन में जाके दूर चला नहीं जाता। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, इसका मतलब है कि वो अर्थ से अट्रैक्टेड होना चाहिए, बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, हमने ऐसा बोला कि मून, अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट करती है, तो जैसे एप्पल को अट्रैक्ट किया तो एप्पल अर्थ पर गिरा ना। ठीक है, तो अगर अर्थ है सेम फोर्स अप्लाई करके मून को अट्रैक्ट करती है तो मून है वो अर्थ के ऊपर क्यों नहीं गिरता, इतना डिस्टेंस क्यों रहता है दोनों के बीच में। ठीक है, जैसे एप्पल ऊपर से गिरा, ट्री में से एप्पल गिरा, ठीक है, अर्थ ने उसे अट्रैक्ट किया तो एप्पल नीचे गिर गया अर्थ पर। ठीक है, तो अगर सेम फोर्स से अर्थ है वो मून को भी अट्रैक्ट करती है, हर एक पॉइंट पे अट्रैक्ट करती है, तो मून अर्थ के ऊपर गिर क्यों नहीं जाता, इतना डिस्टेंस क्यों वो मेंटेन करता है, तो वो भी सोचना चाहिए ना। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसे अर्थ ने अट्रैक्ट किया तो वो उसके ऊपर गिर जाता है, पर मून क्यों नहीं गिरता, तो उसका कोई अलग रीजन भी होना चाहिए। ठीक है, वो अब आएगा, देखो। Now, let us try to understand the motion of the moon by recalling activity. 8 चैप्टर नंबर 8 मोशन में हमने एक एक्टिविटी देखी थी कि एक थ्रेड के साथ एक स्टोन टाई कर दो और फिर ऐसे उसे गोल गोल घुमाओ। चैप्टर 8 में जब हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था, चैप्टर 8 में जब हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था तब हमने एक एक्टिविटी देखी थी कि एक लंबे से थोड़े थ्रेड के साथ एक साइड में एक स्टोन बांध दो और दूसरी साइड अपने हाथ में पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाओ। वही एक्टिविटी का यूज हम यही करेंगे। ठीक है, ऐसे घुमाते हैं। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ सर्टेन स्पीड एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। ठीक है, आपको क्या करना है कि जब आप ऐसे घुमाते हो, ठीक है, तब आप देखना कि आप ऐसे हाथ ऐसे रखते हो, ऐसे घुमाओगे तो आप देखोगे कि स्टोन है वो सर्कुलर मोशन करता है और हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। वो डायरेक्शन कैसे चेंज होती है वो हमने चैप्टर 8 में देखा था, याद है? ठीक है, कैसे देखा था, देखो। ये मानो कि स्टोन है, क्या है ये? स्टोन है। ठीक है, ये थ्रेड से वो बंधा है, यहाँ पे आपने हाथ से पकड़ा है, सेंटर में से आपने उसे क्या किया है, थ्रेड को हाथ से पकड़ा है। ये स्टोन को थ्रेड से बांधा है, आपने यहाँ पे सेंटर में हाथ से थ्रेड को पकड़ा है, आप उसे घुमा रहे हैं। ठीक है, तो स्टोन धीरे धीरे ऐसे रोटेट करता जाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे वो रोटेट करता जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर पाथ हमें उसका मिलता है, इस पाथ पर वो हर एक पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है। हमने चैप्टर 8 में देखा था, याद हो तो। ठीक है,
सपोज कि ये पॉइंट लो तो उसका डायरेक्शन ये वाला होगा, ठीक है। फिर आप ये पॉइंट लो तो उसका डायरेक्शन ये वाला होगा, ठीक है। अगर आपने ये पॉइंट लिया है तो डायरेक्शन आपको ये मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये यहां से ये डायरेक्शन, यहां से ये डायरेक्शन, यहां से ये डायरेक्शन, यहां से आप देखो तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ऐसे नजदीक नजदीक के हर एक पॉइंट आप लोगे ना तो हर एक पॉइंट पर आपको उसकी डायरेक्शन चेंज होती हुई मिलेगी, ठीक है। तो वो डायरेक्शन चेंज करते करते अपने पाथ पर वो सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए घुमाना है, ठीक है। फिर अचानक से थ्रेड को छोड़ दो, आप देखोगे कि स्टोन है वो एक डायरेक्शन में जाके गिरेगा, ठीक है। सपोज कि स्टोन यहां तक आया, सपोज कि स्टोन यहां तक आया, ठीक है। फिर आपने उसे छोड़ दिया तो स्टोन इस डायरेक्शन में दूर जाएगा, ठीक है। वो फिर सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। सो मानो कि स्टोन यहां पर पहुंचा है, स्टोन यहां पर पहुंचा, फिर आपने उसे क्या किया, छोड़ दिया थ्रेड को। ये थ्रेड से बंधा हुआ था स्टोन, आपने थ्रेड को छोड़ दिया तो स्टोन कहां जाएगा, इस डायरेक्शन में ऐसे ऊपर जाएगा, है ना, ठीक है। आप जहां से भी छोड़ोगे आप देखोगे कि वो स्ट्रेट लाइन में दूर जाके गिरता है, ठीक है। वो फिर सर्कुलर मोशन करता नहीं है, सर्कुलर मोशन करके नहीं गिरता, जहां से आपने छोड़ा है वहां से वो स्ट्रेट लाइन में दूर जाके गिरेगा, ठीक है। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ सर्टेन स्पीड एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। बोला मैंने कि हर एक डायरेक्शन पर वो अपनी, हर एक पॉइंट पर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। The change in direction involves change in velocity or acceleration, ठीक है। आपने देखा था कि वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी मिलेगी। मैग्नीट्यूड मतलब कि वेलोसिटी की वैल्यू, और वो कौन सी डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन भी मिलेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है, तो जब ये स्टोन सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, ये सर्कुलर मोशन करता है तब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। आपने एक जैसे ही घुमाते रहोगे तो उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी, पर हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, ओनली वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। तो जनरली आप दोनों को मिला के बोलोगे तो आप ऐसा ही बोलोगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, चाहे वो मैग्नीट्यूड में चेंज हो चाहे वो डायरेक्शन में चेंज हो, बट इसका मतलब तो यही हुआ कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। और अब हम टाइम के हिसाब से वेलोसिटी चेंज देखें तो हमें क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है ना। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या मिलता है, एक्सीलरेशन। मतलब कि वेलोसिटी की भले ही मैग्नीट्यूड चेंज ना हो बट हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब कि हमें यहाँ पे एक्सीलरेशन मिलेगा, ठीक है। क्या मिलता है वहां पे, हमें एक्सीलरेशन मिलता है। तो चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन में चेंज होता है इसलिए वेलोसिटी चेंज होगी, और एक्सीलरेशन जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है। द फोर्स दैट कॉजेस दिस एक्सीलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। आपने हाथ में थ्रेड पकड़ा था, आपने थ्रेड बीच में हाथ में पकड़ा था, फिर आपने ऐसे घुमाया था, जिसकी वजह से वो स्टोन है वो सर्कुलर मोशन करता है। दैट मीन्स कि उसकी सर्कुलर मोशन या तो उसे हर एक पॉइंट में जो एक्सीलरेशन मिलता है उसकी वजह क्या थी, आपने हाथ से घुमाया था तब वो घुमा था ना, अपने आप घुमा था नहीं, मतलब कि उसे घूमने के लिए जो फोर्स मिलता है वो कहाँ से मिला था, आपके हाथ से, मतलब आपका हाथ कहाँ था, सेंटर में। तो घूमने के लिए उसे जो फोर्स मिला वो कहाँ से मिला, सेंटर में से मिला। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसे देखा कि सर्कुलर मोशन जब वो करता है तो पाथ के हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है दैट मीन्स की वेलोसिटी चेंज होगी।
और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तब क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है। ठीक है, तो ये स्टोन को एक्सीलरेशन मिला। अब ये स्टोन जो आपने हाथ में पकड़ के थ्रेड को घुमाया था, तब वो स्टोन घुमा ना, अपने आप वो घुमा। आपने स्टोन में थ्रेड बांध के नीचे रख दिया, अपने आप को घूमने लगेगा नहीं, आपने हाथ में पकड़कर उसे घुमाया, तब उसने सर्कुलर मोशन स्टार्ट की। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए उसे फोर्स कहाँ से मिला, आपके हाथ को आपने हिलाया, तब आपके हाथ से उसे फोर्स मिला ना। अब आपका हाथ कहाँ पे था, सेंटर में था, मतलब कि उसे फोर्स कहाँ से मिला, सेंटर में से मिला। कहाँ से मिला, सेंटर में से मिला। ठीक है, तो उसे जो सर्कुलर मोशन करने के लिए फोर्स मिलता है वो कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, वैसे ही जब मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है, तब सेंटर में क्या होता है, अर्थ होता है। तो मून को वो सर्कुलर मोशन अपनी ऑर्बिट में मूवमेंट करने के लिए जो फोर्स मिलता है वो कहाँ से मिलेगा, अर्थ में से। हाँ, मून और अर्थ एक थ्रेड से बंधे नहीं है, पर वो फोर्स जो मैंने बोला था जिसकी वजह से वो अपनी ऑर्बिट से दूर नहीं जाता, वो फोर्स यहाँ पे थ्रेड के जैसे एक्ट करेगा। आया समझ में, दोनों के बीच में, अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स है ना, जिसकी वजह से एप्पल नीचे गिरा था, वो ही फोर्स यहाँ पे एज अ थ्रेड वर्क करेगा। क्लियर, इसका मतलब ये हुआ कि मून है वो उस फोर्स की वजह से अर्थ के साथ बंधा हुआ है, जैसे कि थ्रेड से स्टोन बंधा था। क्लियर, ठीक है। और जैसे यहाँ पे सेंटर में से स्टोन को फोर्स मिला, वैसे ही यहाँ पे सेंटर में क्या था, यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, अर्थ बनाया था ना, तो अर्थ में से सर्कुलर मोशन करने के लिए मून को क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। ठीक है, द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सीलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। वो फोर्स कहाँ मिलेगा, सेंटर की तरफ मिलेगा। दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स बोलेंगे, क्योंकि वो सेंटर में आता है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब आपने हाथ में से थ्रेड छोड़ दिया था, घर पे आप ट्राई कर सकते हो, एक डोरी जैसा लेके उस पे स्टोन बांधो, फिर ऐसे घुमाओ, फिर हाथ में से थोड़े से घुमाओ, जब वो जल्दी से घूमने लगे तब छोड़ दो, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में स्टोन जाके गिरेगा। ठीक है, आपने हाथ में से थ्रेड को छोड़ दिया, मतलब कि सेंटर में से जो फोर्स मिल रहा था वो चला गया। ठीक है, और वो फोर्स की क्या हो गई, एब्सेंस हो गई। आपने जब तक हाथ में पकड़े घुमा रहे थे, ठीक है, तब तक आपके हाथ में से सेंटर में से सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा था। अब आपने थ्रेड को छोड़ दिया, मतलब कि वो सेंट्रीपेटल फोर्स का एब्सेंस हो गया, अब वो नहीं मिल रहा है, तो स्टोन एक स्ट्रेट लाइन में जाके गिरेगा। अगर स्टोन यहाँ था तो यहाँ से ऐसे गिरेगा, स्टोन यहाँ था तो यहाँ से ऐसे गिरेगा, यहाँ था तो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो जहां से आपने छोड़ा था उस डायरेक्शन में वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। क्लियर, नाउ दिस स्ट्रेट लाइन विल बी अ टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। ठीक है, यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ सर्कल बन रहा है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन में स्टोन जाके गिरेगा वो स्ट्रेट लाइन क्या है, ये सर्कुलर पाथ का वो टेंजेंट होगा। क्या होगा, वो टेंजेंट। जैसे कि मानो कि स्टोन यहाँ पे था, यहाँ पे पहुंचा और आपने छोड़ दिया, तो ये स्टोन इस डायरेक्शन में जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो लाइन है वो ये सर्कल का क्या है, टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है। कोई भी सर्कल का टेंजेंट मतलब कि वो एक ही पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन। ठीक है, कोई भी सर्कल का टेंजेंट क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट में से स्ट्रेट लाइन जो आपने ड्रॉ करी वो। ठीक है, और फिर हमने मैथ्स में भी पढ़ा है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अभी तक पढ़ा नहीं है हमने, हमारा जो 9th स्टैंडर्ड में सर्कल वाला चैप्टर है ना, उसमें वो आएगा। टेंजेंट के बारे में हम जब मैथ्स में सर्कल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब हमारा आएगा। ठीक है, कोई भी सर्कल हो उसका टेंजेंट, कोई भी पॉइंट पे देखो, सर्कल में यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। सर्कल में आप देखो तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे,
तो हर एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, जितने पॉइंट उतने टेंजेंट। ठीक है, मानो कि मैंने सिर्फ ये पॉइंट लिया और यहाँ से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाई, दैट मींस कि दिस इज द टेंजेंट टू दिस पॉइंट ओनली। बाकी कोई पॉइंट के लिए वो टेंजेंट नहीं बन सकता, सिर्फ इसी पॉइंट के लिए बन सकता है। अगर मैंने ये पॉइंट लिया और यहाँ पे ए से मैं लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये लाइन है वो इस पॉइंट का टेंजेंट माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अगर कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो ये इस पॉइंट का टेंजेंट है। ठीक है, जो पॉइंट पे वो सर्कल को टच करेगा वो पॉइंट का वो टेंजेंट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे आपने टेंजेंट का आपको बॉक्स में दिया भी है कि टेंजेंट क्या है। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन दैट मीट्स द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल। मैंने बोला सिर्फ इसी पॉइंट पे वो टच करेगा और कहीं पे भी नहीं। ये वाला सिर्फ इसी पॉइंट पे, ये वाला सिर्फ इसी पॉइंट पे। ठीक है, तो आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो कि सर्कल को सिर्फ एक और एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो वो सर्कल का क्या हुआ, टेंजेंट हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर दी है, उसमें ये जो स्ट्रेट लाइन एबीसी है वो सर्कल पे बी पॉइंट का पे वो टेंजेंट है। क्लियर? द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, मून है वो अर्थ के अराउंड रिवोल्यूशन करता है क्योंकि अर्थ से मून को क्या मिलता है, सेंट्रीपेटल फोर्स मिलता है। उसी सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से मून है वो सर्कुलर मोशन करता है, अर्थ के अराउंड रिवोल्यूशन करता है। ठीक है, नाउ द सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, जिस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एप्पल नीचे गिरा था उसी अट्रैक्शन फोर्स से वो सेंट्रीपेटल फोर्स मिलेगा, इसलिए मून है वो रिवोल्यूशन करता है। ठीक है, इफ देयर वर नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर ये वाला फोर्स जो अर्थ में से मून को अट्रैक्शन फोर्स मिलता है वो अगर ना होता, अगर वो फोर्स ना होता तो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवोल्यूशन ना करता होता, वो स्ट्रेट लाइन में कहीं पे भी मोशन कर रहा होता। ठीक है, इट इज सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। जो एप्पल ऊपर से नीचे गिरा वो अर्थ के तरफ अट्रैक्ट हुआ। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? तो जैसे अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया था वैसे ही क्या एप्पल है वो अर्थ को अट्रैक्ट करती है? यस, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। हमने चैप्टर 9 में थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखा था कि अगर एक चीज दूसरी चीज पर फोर्स अप्लाई कर रही है तो सामने दूसरी चीज भी पहली चीज पर सेम फोर्स अप्लाई करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर अर्थ है वो एप्पल पे अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है तो एप्पल भी अर्थ पे उतना ही अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। ठीक है, अर्थ में से एप्पल को जो मिला वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एप्पल जो अर्थ पे लगाएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एन एप्पल, व्हाई? ठीक है, अगर वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हम तो सिर्फ एप्पल को ही नीचे गिरते हुए देखते हैं, हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि एप्पल वहां पे रहा और अर्थ उसकी तरफ ऊपर गया। ऐसा क्यों नहीं देखा हमने? अब रीजन आएगा। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। ठीक है, अगर अर्थ है वो एप्पल को अट्रैक्ट करती है तो एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। बट according to the second law of motion, for a given force acceleration is inversely proportional to the mass of an object। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा था, F इज इक्वल टू ma लिखा था। ठीक है, अब a को यहाँ पे नीचे लेके आओ तो F अपॉन a इज इक्वल टू m। तो इसके ऊपर से हम देख सकते हैं कि मास एंड एक्सीलरेशन दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिख रहा है, यहाँ पे m न्यूमेरेटर में है जबकि यहाँ पे a डेनोमिनेटर में है। यहाँ पे न्यूमेरेटर, यहाँ पे डेनोमिनेटर, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी वाला चैप्टर हमने 8th स्टैंडर्ड में मैथ्स में पढ़ा था ना। ठीक है, तो उसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मास एंड एक्सीलरेशन एक दूसरे से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर मास कम होगा तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, मास कम तो एक्सीलरेशन ज्यादा, और मास ज्यादा तो एक्सीलरेशन कम। ठीक है, नाउ तो मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द अर्थ। और हमें पता है कि अर्थ के कंपैरिजन में
एप्पल का मास कितना होगा, बहुत 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 कम होगा ना, नेग्लिजिबल। इतनी बड़ी अर्थ का मास कितना होगा, और एप्पल तो इतना सा होता है ना, ठीक है। तो अर्थ के मास के कंपैरिजन में एप्पल के मास को तो हम नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल। आया समझ में, ठीक है। क्योंकि अर्थ का मास बहुत बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, बहुत 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 कम, इसलिए हमें वो मूवमेंट करती हुई नहीं दिखती। आया समझ में, जब कोई चीज एक्सीलरेशन करेगी तो हमें दिखेगा ना कि वो जा रही है। अब अर्थ का मास तो इतना ज्यादा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखे तो एक्सीलरेशन तो बहुत कम होगा, इसीलिए हमें अर्थ है वो एप्पल की तरफ जाती हुई नहीं दिखती। पर एप्पल का मास तो बहुत कम है, एप्पल का मास बहुत कम है, तो उसका एक्सीलरेशन उतना ज्यादा होगा ना, जितना मास कम उतना एक्सीलरेशन ज्यादा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इनवर्स में प्रोपोर्शनल है। क्लियर। तो एप्पल का मास बहुत कम है, इसीलिए उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा और वो जल्दी से नीचे गिरेगा, जो हमें दिखता है क्योंकि एक्सीलरेशन ज्यादा है। क्लियर। Now, extend the same argument for why the Earth does not move towards the Moon. इसी वजह से अर्थ है वो मून की तरफ नहीं जाती, ठीक है। अर्थ और मून दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट करती है सेंट्रीपेटल फोर्स के फॉर्म में, इसीलिए मून है वो अर्थ के अराउंड रिवोल्यूशन करता है। उतना ही फोर्स मून है वो अर्थ पे लगाएगा, पर अर्थ हमने कभी भी मून के तरफ जाते हुए नहीं देखा अर्थ को। क्यों? क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में मून का मास बहुत कम है, मून छोटा है, अर्थ बहुत बड़ी है और मून उसके कंपैरिजन में छोटा है, तो उसका मास भी छोटा होगा ना, ठीक है। और अर्थ का मास बहुत ज्यादा होगा, अगर अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो उसका एक्सीलरेशन कम होगा, इसीलिए वो मूव नहीं करती, ठीक है। इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। By arguing the same way, we can say that there exists a force between the sun and the planets. जैसा फोर्स अर्थ और मून के बीच में है, वैसा ही फोर्स हमारे सोलर सिस्टम में सन और बाकी सारे प्लैनेट्स के बीच में होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सन एंड अर्थ, ठीक है। जैसा फोर्स अर्थ और मून के बीच में है, वैसा ही फोर्स सन और अर्थ के बीच में होगा। इसी वजह से अर्थ है वो सन के अराउंड रिवोल्यूशन करती है, और सन है वो उसे सेंट्रीपेटल फोर्स देगा, इसलिए अर्थ अपनी ऑर्बिट से बाहर नहीं जाती। और सन तो बहुत बड़ा है, उसके कंपैरिजन में अर्थ छोटी है, ठीक है। सन बहुत बड़ा है, उसका मास ज्यादा है, इसीलिए एक्सीलरेशन कम होगा, इसीलिए हमें सन है वो अर्थ की तरफ आता हुआ नहीं दिखता। क्लियर। फ्रॉम द अबव फैक्ट्स न्यूटन कंक्लूडेड दैट not only does the earth attract an apple and the moon but all objects in the universe attract each other, ठीक है। इसके ऊपर से न्यूटन ने क्या बोला कि ओनली अर्थ है वो एप्पल या तो अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट नहीं करती, पर यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मैं इस बुक को अट्रैक्ट करती हूँ, ये बुक मुझे अट्रैक्ट कर रही है। आप अभी लिख रहे हो, आपके हाथ में पेन है, तो आप पेन को अट्रैक्ट करोगे, पेन आपको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो छोटी सी चीज हो या तो बड़ी चीज हो, ठीक है। नाउ This force of attraction between objects is called the gravitational force or gravitation, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स के बीच का ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन। आया समझ में, ठीक है। हम अर्थ के ऊपर के भाग में रहते हैं तो हमें गिर जाना नहीं चाहिए, है। हम अर्थ के ऊपर रहते हैं ना, तो हमने तो गिर जाना चाहिए। हम क्यों नहीं गिरते? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ हमें अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, इसलिए हम नीचे नहीं गिरते, हम अर्थ के ऊपर चिपके रहते हैं, ठीक है। इसलिए हम नीचे नहीं गिरते, वरना तो हमें नीचे गिर जाना चाहिए और यूनिवर्स में कहीं पे भी घूमना चाहिए, होगा ना ऐसा, ठीक है। अगर अर्थ हमें अट्रैक्ट ना करती होती तो हम तो नीचे गिर गए होते और यूनिवर्स में कहीं पे भी घूम रहे होते, जैसे बाकी सारे प्लैनेट्स, मून वगैरह, सैटेलाइट्स वगैरह घूमते हैं उसी तरह, ठीक है। पर हम नीचे नहीं गिरते और अर्थ पे ही रहते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन अस,
क्लियर? हम पे अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है उसी की वजह से हम अर्थ पे रह पाते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और इसी फोर्स को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, और सिंपली वी कैन से ग्रेविटेशन। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक आज रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।